हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथमेटिक्स मॉडल पेपर फॉर सीटेट टेट एंड अदर एग्जाम्स। हमने इसके पिछले वीडियो में इस मैथमेटिक्स मॉडल पेपर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करा था, तो उसके आगे के क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, 4 वर्ष पहले सीता और गीता की आयु का अनुपात 2:3 था। 8 वर्ष में यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद सीता की आयु क्या होगी व 2 वर्ष पहले गीता की उम्र क्या थी। इसके ऑप्शंस हैं 12 व 16 वर्ष, 18 व 14 वर्ष, सी है 14 व 22 वर्ष और डी है 15 व 20 वर्ष। चलिए इसके सॉल्यूशन पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, माना इस समय वर्तमान में सीता की आयु x व गीता की आयु y वर्ष मान लेते हैं। 4 वर्ष पहले आयु अगर देखें तो सीता की x-4 होगी और गीता की y-4 हो जाएगी। तो इसने अनुपात दिया 4 वर्ष पहले, इसलिए हमने 4 वर्ष पहले की आयु चेक कर रहे हैं। तो x-4 बटे y-4 बराबर 2/3 प्रश्न में दिया है। अगर हम इसका त्रिय गुणा कर लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 3x-12 और इधर से करेंगे त्रिय गुणा तो 2y-8। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x-2y, 2y को उधर ले आए, 12 को उधर भेजा तो 3x-2y बराबर 4। और 8 वर्ष बाद भी अनुपात दिया आपको, तो 8 वर्ष बाद सीता की उम्र जो हो जाएगी x-8 और गीता की उम्र जो हो जाएगी y-8। तो अगर हम x-8 बटे y-8 का अनुपात करें तो 5:6 इसने क्वेश्चन में दिया है। अगर इसको मैथमेटिकली लिख देते हैं x-8 बटे y-8 बराबर 5/6। इसके बाद यहाँ से तेरे गुणा कर लेते हैं। इसको अगर x-8 गुणे 6 करते हैं तो 6x-48 बराबर, अगर 5 का गुणा y-8 से करते हैं तो 5y-40 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 6x-5y बराबर -8। हमें एक इक्वेशन पहले हमारे पास थी 3x-2y बराबर 4, इसको एक समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 6x-5y बराबर 8 जो है समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसके बाद क्या करें हम, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 हमारा क्या था 3x-2y बराबर 4, इसके दोनों पक्षों में अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ऋण 2 दूना 4 बराबर 8 ये हो जाएगा। हमारे पास हो जाएगा पहला समीकरण 6x ऋण 4y बराबर 8। समीकरण का गुणा करने पर समीकरण में से समीकरण 2 को घटाने पर, अगर हम दूसरा समीकरण हमारे पास है 6x-5y बराबर ऋण 8, इसको अगर हम घटाएं तो इनके साइन बदल जाएंगे। तो 6x 2 है ऋण 6x हो जाएगा, ऋण 5y धन 5y हो जाएगा और ऋण 8 धन 8 हो जाएगा। तो चलिए अगर घटा देते हैं यहाँ से 6x से कट जाएगा, ये 5y और 4y, 5y में से 4y घट जाएगा, y हो जाएगी, इधर से 8 8 16 हो जाएगा। यहाँ से आपका मान y का मान 16 आ गया। मतलब गीता की उम्र इस समय 16 वर्ष है। अगर y का मान यही y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 हमारे पास था 3x-2y बराबर 4, तो y का मान हमको क्या रखना है 16। अगर हम y के मान 16 रख देते हैं, क्या था y का मान अगर हम 16 रख देते हैं, देखो y का मान अगर 16 रख देते हैं, 3x-2 गुणे 16 बराबर 4, 3x बराबर 36, तो x बराबर यहाँ 36/3 हो जाएगा, 12 आ जाएगा। सीता की आयु जो है वर्तमान समय में 12 वर्ष है और गीता की आयु 16 वर्ष है। तो इस क्वेश्चन में वर्तमान आयु नहीं पूछा है कि आप डायरेक्टली लगा दें 12 और 16, ऑप्शन में 12 और 16 दिया भी होगा। क्या करना है आपको, आपसे 12 और 16 देखिए पहले ऑप्शन में ही दिया है। इसने पूछा क्या है कि 6 वर्ष बाद सीता की आयु और 2 वर्ष पहले गीता की उम्र। 6 वर्ष बाद सीता की आयु क्या आज इस समय अगर 12 है तो 6 वर्ष बाद उसकी 18 वर्ष हो जाएगी, और 2 वर्ष पहले गीता की आयु इस टाइम 16 है तो 2 वर्ष पहले 14 वर्ष है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन 18 और 14 वर्ष। पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन में कन्फ्यूज ना हो। वर्तमान आयु आपसे नहीं पूछी गई है। सभी लोग क्या करते हैं, वर्तमान आयु पे डायरेक्टली चले जाते हैं। वर्तमान आयु 12 और 16 आई, ऑप्शन ए नंबर मिल गया तो लगा दिया। नहीं, उसमें जो आगे पूछा उसको सॉल्व करना होगा आपको। 6 वर्ष बाद सीता की पूछा तो मतलब 6 वर्ष बाद सीता की इस टाइम 12 है तो 6 वर्ष बाद 18 हो जाएगी, और उसकी 2 वर्ष पहले पूछा है, इसने घुमा के पूछ लिया, इसलिए 18 वर्ष और 14 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 10 है तो प्रत्येक का आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। ए ऑप्शन है 14 अंश, बी 144 अंश, सी 36 अंश, डी 42 अंश। तो आपको क्या करना है, समबाहुभुज दिया है, उसकी भुजाओं की संख्या दी है 10, आपको प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है। प्रत्येक कोण का एक डायरेक्टली फार्मूला होता है n-2 गुणे 180 बटे n। तो हमको मिल जाएगा क्या, आंतरिक कोण, हर एक आंतरिक कोण का मान मिल जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ n की जगह आपको 10 रखना है, क्योंकि 10 भुजाओं वाला समबाहुभुज है, इसलिए
यन जो वहाँ पर भुजाओं की संख्या है, तो अगर 10 भुजाएं हैं तो 10 यन का मान 10 हो जाएगा। तो यन का मान सिर्फ आपको 10 रखना है, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। यन का मान अगर हम 10 रखते हैं तो 10 ऋण 2 गुणे 180/10। अगर हम यहाँ से 10 0 से 0 काट दिए, फिर 10 - 2 बराबर 8 हो गया, 8 गुणे 18 करेंगे 144 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। इसमें और ऑप्शन देखें अगर तो 14 अंश, 36 अंश, 42 अंश, बहुत छोटे छोटे हैं। आपके पास बहुभुज की जो है 10 संख्याएं हैं, 144 आपको देखते ही आंसर इसको लगा देना चाहिए। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तब भी, अगर फार्मूला याद है तो इसमें एन की जगह क्या करना है, आपको सिर्फ 10 रख देना। 10 रखने के बाद डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा 144 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आवर्ती दशमलव संख्या है। पहले आप समझ लीजिए कि आवर्ती दशमलव संख्या होती क्या है। आवर्ती दशमलव संख्या वह संख्या होती है कि जब हम अगर किसी भी संख्या को, किसी भी भिन्न को दशमलव रूप में बदलते हैं तो कोई संख्याएं, कुछ संख्याएं जो होती हैं दशमलव के कुछ अंकों पे जाके कट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं कि दशमलव के कई अंकों तक हम जाते रहते हैं, लेकिन वो संख्याएं कभी कटती नहीं है, मतलब अनंत तक जाती हैं। हमको बीच में छोड़ना ही पड़ता है, 2 या 3 अंक बाद छोड़ना पड़ता है कि ऐसी संख्याएं होती हैं कि वो कभी कटेंगी नहीं। तो वे संख्याएं जो कभी आगे बढ़ती रहती हैं, हमेशा कभी भी दशमलव लगाने के बाद भी कटती नहीं हैं, वे संख्याएं क्या होती हैं, आवर्ती दशमलव संख्याएं होती हैं। और जो दूसरी होती हैं, मतलब जो कट जाती है, उनको गैर आवर्ती दशमलव संख्याएं बोलते हैं। तो ऐसे दोनों का पूछ सकता है आपको, गैर आवर्ती दशमलव संख्या क्या है, आवर्ती दशमलव संख्या क्या है, ये सब भी पूछ सकता है। तो चलिए ये सब बात होगी आवर्ती दशमलव संख्या के बारे में। तो अब देखते हैं कि कौन सी संख्या आवर्ती दशमलव संख्या है, कौन सी नहीं। पहला ऑप्शन है 24 सही 3/8, दूसरा 21/5, तीसरा है 9/125 और चौथा ऑप्शन है 7/12। तो चलिए आपको क्या करना है, इसको भिन्न रूप में, दशमलव रूप में सबको चेंज कर लेना है, फिर आपको पता लग जाएगा कौन सी आवर्ती है कौन सी नहीं। चलिए पहले ऑप्शन से हम करते हैं। 24 सही 3/8 पहला ऑप्शन। अगर हम इसको देखें 3/8 को दशमलव रूप में बदल देते हैं, 0.375 हो जाएगा। 24 तो 24 सही है, तो 24.375 या पूरा कट जा रहा है, इसलिए इसका क्या होगा, ये आवर्ती दशमलव संख्या नहीं है। अगर अगले जो ऑप्शन है उस पर बढ़े तो अगला ऑप्शन है 21/5। 21/5 को अगर हम देखें तो 21 से 5 चौक 20 और 5 दूना 10, यहाँ से 4.2 आ जाएगा, 4.2 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। भाग देखिए आप देख भी सकते हैं, मैंने भाग देके अलग से रख लिया, इसलिए इसका आंसर डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। तो 9/125 जो है, इसको भी अगर दशमलव रूप में आप बदलोगे 0.072 आ जाएगा और जाके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आवर्ती संख्या नहीं है। अगर 7/12 को अगर हम देखें तो ये 0.5 8 3 3 3 3 3 बढ़ते रहेगा, 3 आप कभी कटेंगे नहीं, या 3 हमेशा आता रहेगा, आपको छोड़ना होता है 2 अंक बाद। तो क्या होगी, यही 2 दशमलव संख्या है, यही आवर्ती दशमलव संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 7/12, डी ऑप्शन जो है आवर्ती दशमलव संख्या होती है। ऐसे क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में सभी क्या नाम है ऑप्शंस को चेक करना होता है ना, उस क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले डी ऑप्शन पे जाना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम्स होते हैं उन सब में क्या होता है कि सबसे पहले सभी बच्चे क्या करते हैं, प्रयास पहले दूसरे तीसरे में करते हैं, इसलिए कि अगर पहला दूसरा तीसरा चौथा आप चारों पे करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप डी ऑप्शन पे जाइए, इसके बाद ए पे जाइए, फिर बी पे, फिर सी पे, ऐसे क्रम बनाइए। नहीं तो जो होता है कि पूरा तीनों क्वेश्चन पे आपने तीनों ऑप्शंस पे टाइम दिया, फिर चौथा ऑप्शन जाके सही होता है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लघु है। लघु मतलब सबसे छोटा कौन सा है। पहला है √3, दूसरा है √2, 3 √2, फिर √2, फिर 3 √4। तो यहाँ पे आपके पास क्या करना है, ये 3 जो है करीब नहीं है, 3 के आगे जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं, इसकी पावर 3 है, मतलब 1/3 पावर है। अगर इसको पावर के रूप में हम लिखते हैं, ऑप्शंस दिया है √2, मतलब वही ऑप्शन से चारों जो है, चारों में से पूछा है कौन सबसे छोटा है। तो अगर हम इसको दशमलव रूप में बदलते हैं, √3 को अगर पावर में करेंगे तो ना ये हो जाएगा 3 से 1/2। 3 से 1/2 को कैलकुलेटर के माध्यम से आपको घनमूल निकालना सिखाया गया होगा। घनमूल निकालने के तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको, 1.73 इसका वैल्यू आ जाएगा। और √2 को √2 लिखा है, 2 की पावर 1/2, अगर इसको सॉल्व करते हैं 1.414 आ जाएगा। आप यहाँ से इसका भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके बाद घनमूल है, 4 का घनमूल आपको निकालना, 4 का घनमूल निकालेंगे तो 1.333 आएगा, और 2 का घनमूल निकालेंगे 0.66। तो आपके पास क्या है, सबसे छोटी कौन सी, इसमें देख रहे हैं आप दशमलव रूप में सबको हमने चेंज कर दिया। इसमें दशमलव रूप में अगर देखें तो सबसे छोटी संख्या 0.66 है। इसके रिस्पेक्ट में जो संख्या है वो घनमूल ऑफ 2 है। घनमूल 2 का घनमूल इसमें सबसे छोटा है, मतलब ये जो होगा इसका सही आंसर होगा ए डी ऑप्शन, 2 की पावर 1/3।
2 की घात 1/3 या 3√2। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है 2 की पावर 2 गुणे 2 की घात 3 गुणे 4 की घात 4 गुणे 5 घात 6 कामा 2 की घात 4 गुणे 3 घात 3 गुणे 5 घात 4 गुणे 6 घात 2 गुणे 2 घात कामा 2 घात 2 गुणे 3 घात 3 गुणे 9 घात 3 गुणे 15 का महत्तम समाप्त होता है। आपके पास 3 संख्याएं दी हुई हैं और तीनों संख्याओं में आपसे पूछा है महत्तम समाप्त। महत्तम समाप्त अर्थ होता क्या है कि कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब सबसे जो सभी में पाया जाए, सभी में कॉमन हो, वही होता है महत्तम समाप्तवर्तक। अगर हम इसमें देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन पार्ट में अगर हम देखें तो 2 की पहला है 2 की पावर 2 गुणे 2 की घात 3 गुणे 4 घात 4 गुणे 5 घात 6। दूसरा है 2 घात 4 गुणे 3 घात 3 गुणे 5 घात 4 गुणे 6 घात 2। तीसरा है 2 घात 2 गुणे 3 घात 3 गुणे 9 घात 3 गुणे 15। अगर हम इसमें देखें इसको सिर्फ एक मतलब जैसे ऐसे पार्ट में चेंज कर लीजिए जिससे मतलब इधर 4 जो है 2 की पावर में टूट सकता है, मतलब सबको अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज कर लीजिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में चेंज करना जरूरी होता है महत्तम समाप्तवर्तक निकालते वक्त, नहीं तो आपको क्या होती है दिक्कतें होती हैं, केवल किसी में छूट जा सकता है कुछ भी। तो यहाँ से 2 की पावर 2 जो है सबसे ये जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 3 घात 3 भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में, 4 घात 4 जो है अभाज्य में नहीं इसलिए हम इसको 2 की घात 8 के रूप में लिख लिए, 5 घात 6 जो है वो अभाज्य गुणनखंड इसलिए 5 घात 6 लिख दिए। इधर फिर अगला के जो है ऑप्शन है उसमें 2 घात 4 को 2 घात 4 लिख दिए, 3 घात 3 को 3 घात 3, 5 घात 4 को 5 घात 4 और 6 को 3 गुणे 2 के रूप में लिख के 3 घात 2 गुणे 2 घात 2 कर दिए। आगे है अगला है इसमें 2 घात 2 को 2 घात 2, 3 घात 3 को 3 घात 3, 9 घात 3 को आपको 3 घात 6 के रूप में लिखना होगा और 15 को 5 गुणे 3, क्योंकि महत्तम समाप्तवर्तक निकालते वक्त आपको क्या करना होता है सबसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होता है। तो अगर हम देखें यहाँ से 2 की पावर 10 गुणे 3 पावर 3 गुणे 5 घात 6 हो गया और दूसरा चेंज होके आया 2 घात 6 गुणे 3 घात 5 गुणे 5 घात 4 और तीसरा चेंज होके आया 2 घात 2 गुणे 3 घात 2 गुणे 5। अगर महत्तम समाप्तवर्तक देखें तो 2 की घात 2 सब में कॉमन है, यहाँ 2 घात 10 है, यहाँ 2 घात 6 2 घात 2, मतलब यहाँ पे 2 घात 2 सब में कॉमन है। और 3 की घात के रूप में अगर देखिए 3 घात 3 3 घात 5 3 घात 10, यहाँ पे 3 घात 3 सब में कॉमन है और 5 जो है 5 की घात 1 सब में कॉमन, इसलिए ए जो होगा पूरा महत्तम समाप्तवर्तक हो जाएगा। 2 घात 2 बराबर 4, 3 घात 3 बराबर 27 गुणे 5 हो जाएगा। अगर हम 5 चौक 20 हो गया, यहाँ से 20 गुणे 27 करेंगे, 27 दूनी 54, 0 बढ़ गया 540 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन 540 जो होगा इसका सही ऑप्शन होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यदि a अनुपात b समानुपात c अनुपात d तो a माइनस b अनुपात b समानुपात c माइनस d अनुपात d। तो यह कहा जाता है ए ऑप्शन है अल्टरनेंडो, बी है कॉम्पोनेंडो, सी है इन्वर्टेंडो, डी है डिविडेंडो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन अल्टरनेंडो कहा जाता है। अगर देखो घटा रहे हैं ना a माइनस बी अल्टर कर रहे हैं तो इसलिए होगा अल्टरनेंडो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी समयावधि लंबी है, आपको बताना है कौन सी समयावधि जो है सबसे लंबी है। ए है 10,000 मिनट, बी है 8 दिन, सी है 90,000 सेकेंड। इसमें आपको क्या करना है, आपको बताना है कि सबसे लंबी समयावधि कौन सी है। तो चलिए देखते हैं इसके सॉल्यूशन पार्ट की तरफ। 10,000 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करें 10,000 गुणे 60 कर देंगे तो 6 लाख सेकंड आ जाएगा। 8 दिन को अगर सेकंड में चेंज करें तो इस आपको चेंज होके आएगा 8 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 कर देंगे तो आपके पास 6,91,200 और ये दिया है 9 लाख सेकंड। तो आपको जाहिर सी बात है कि इसमें तीनों में अगर तुलना करें तो 6 लाख सेकंड और 6,91,000 सेकंड और 9 लाख सेकंड में सबसे बड़ा है 9 लाख सेकंड। जिसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी मतलब 9 लाख सेकंड जो है सबसे बड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियोज पाने के लिए। थैंक यू गाइज।